नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से पाठ 11 बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन हम दो भागों में करेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत के लेखक का नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्ष में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। इनका देहांत सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य के विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास है ये, चिता के फूल ये कहानी है, अम्बपाली ये नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र है ये, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृतांत है, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अर्थात इनकी कलम में इतनी अधिक विशिष्टता थी कि इनको उपनाम दे दिया गया कलम का जादूगर। तो चलिए बच्चों, पहले पाठ का सार देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते थे। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। सजीव का अर्थ होता है कि ऐसा लगता है कि वो चित्र हमारे सामने उभर कर आ गए हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ग्रामीण जीवन जो था उसको इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे लगता है वो हमारे सामने ही जीवंत हो उठे हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जुटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काले कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते।
अब लेखक हमें एक व्यक्ति जिनका नाम बाल गोविंद भगत है, उनके बारे में, उनकी विशेषताएं जो है, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो किस प्रकार से दिखते थे, उसके बारे में हमारे सामने रेखा चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वो एक मंझोले का अर्थ होता है कि मध्यम कद के एक व्यक्ति थे। गोरा रंग था उनका, लगभग 60 की उम्र के आसपास होंगे। सफ़ेद बाल थे, लंबी दाढ़ी या जटाएं तो नहीं थी, लेकिन चेहरा जो था हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी थी सिर्फ, जो कि घुटने तक ही रहती थी, और सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी टोपी पहनते थे, अर्थात कान तक की आने वाली टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कमली ओढ़ लेते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक चमकता रहता था उनके, जो कि नाक के एक किनारे से शुरू होता था, जैसे कि औरतें अपने टीका लगाती हैं। गले में एक तुलसी की जड़ों की बेडोल सी माला पहने रहते थे। दिखने में बाल गोविंद भगत जो थे वो एक साधु के समान दिखाई देते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहस्थी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेखक कहते हैं कि ऊपर जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, उनके कपड़ों के बारे में बताया गया है कि कान पे, माथे पे एक टोपी पहना करते थे कबीर पंथी, माथे पे एक चंदन लगाया करते थे, रामानंदी चंदन जो है। ठीक है। अब लेखक कह रहे हैं कि इस सारे चित्र को देख के ये ना समझ लिया जाए कि वो कोई साधु थे। नहीं, बिल्कुल भी साधु नहीं थे, वो गृहस्थ थे। लेखक कहते हैं कि मुझे उनकी गृहिणी की तो याद नहीं, गृहिणी अर्थात उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने उनके बेटे और पतोहू, पतोहू का अर्थ होता है बेटे की पत्नी अर्थात बहू, उनको मैंने देखा था। उनकी खेतीबाड़ी भी थी, एक साफ सुथरा मकान भी था उनके। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते, किसी से भी दो टोक बात करते संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी को चीज़ नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले से उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर के 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख कर जो प्रसाद रूप में उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजर करते। अब लेखक बताते हैं कि जो खेतीबाड़ी थी उसी से वो अपना परिवार चलाया करते थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो साधु की परिभाषाओं में खरे उतरते थे, अर्थात जो साधु की जितनी भी विशेषताएं होती हैं, वे सारी विशेषताएं बाल गोविंद भगत के अंदर थी। वे कबीर को साहब मानते थे, अर्थात अपना इष्ट मानते थे, और उनके गीतों को गाया करते थे, और उन्हीं के आदेश अर्थात उनके द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा शुद्ध और सच्चा व्यवहार रखते थे। वे कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे, और दो टूक बात अर्थात बिल्कुल साफ साफ कहने में संकोच नहीं करते थे। कभी किसी की चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते थे, और बिना पूछे उसका प्रयोग नहीं करते थे। कभी कभी तो लोगों के उनके व्यवहार को देखकर आश्चर्य होता था। आश्चर्य क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को, अपने नियमों को इतनी बारीकी से प्रयोग करते थे, इतनी बारीकी से उसको मानते थे कि लोगों को वाकई कुतूहल अर्थात आश्चर्य होता था कि कोई व्यक्ति इतनी बारीकी से नियमों का पालन कैसे कर सकता है। लेखक बताते हैं कि वे कभी किसी के खेत के अंदर शौच नहीं बैठते थे,
क्योंकि बच्चों पहले के ज़माने के अंदर जो ये हमारे बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह जो हैं वो नहीं हुआ करते थे, तो शौच के लिए खेतों में ही जाना पड़ता था। लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे वो कभी भी किसी के खेत में शौच नहीं जाते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी जो चीज़ें थी वो साहब की थी। साहब कौन है यहाँ पे? कबीर, जो उनके इष्ट हैं, जिन्हें वो अपना भगवान मानते हैं। तो उनकी सारी चीज़ें जो थी वो कबीर जी की थी। और तो और खेत में जो भी पैदावार होती थी वह उसे अपने सिर पर लाद कर अपने घर से 4 कोस दूर, कोस बेटा एक कोस के अंदर 3 किलोमीटर आता है, तो अब सोचिए 4 कोस के अंदर कितना हो जाएगा, लगभग 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था कि दूरी तय करते थे। और सारा सामान जो था मठ में ले जाया करते थे, कबीरपंथी मठ के अंदर, और वहाँ से जो उन्हें प्रसाद रूप में मिलता था उसी से वो अपने घर का गुजर बसर किया करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। अब लेखक बोलते हैं कि ये जो सारी बातें हैं ये तो उनकी विशेषता थी ही, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी, मैं जो मुग्ध था उनकी बात पर, वो था उनका मधुर गान, जो कि हमेशा ही उनके मुंह से मुझे सुनने को मिलता था। कबीर के जो सीधे साधे पद थे उनके कंठ से निकलकर, अर्थात बाल गोविंद भगत इतने मीठे मधुर स्वर में उसे गाया करते थे कि ऐसा लगता था कि सजीव हो उठे, अर्थात जीवित हो उठे हैं वो गीत। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस धरती की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अब लेखक बताते हैं कि आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ का अर्थ होता है कि ये हिंदी मास का एक महीने का नाम है जिस समय की वर्षा होती है। उस समय समूचा गांव जो है वो खेतों में आ जाता है, क्योंकि उस समय खेती की जाती है। खेत में अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, और आसमान जो है वो पूरा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। धूप कहीं भी दिखाई नहीं देती। ठंडी पुरवाई चलती है। पुरवाई का अर्थ है पूर्व दिशा से चलने वाली हवा, और ठंडी है इसलिए ठंडी पुरवाई कहा है इसे। ऐसे ही समय में एक स्वर तरंग की झनकार सी कानों के अंदर बज उठती है। अब लेखक कहते हैं कि यह कौन है ये पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि इतना मधुर कंठ से गाने वाले, इतना मधुर गाने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, बाल गोविंद भगत। उनका पूरा शरीर जो है वो कीचड़ के अंदर लिपटा हुआ है। वे भी अपने खेत के अंदर रोपनी कर रहे थे। रोपनी का अर्थ होता है एक एक पौधों को लगाना। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। अब उनकी जो उंगलियां थी वो एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध, मतलब एक ही पंक्ति के अंदर, सीधी रेखा के अंदर खेत के अंदर लगा रही थी। धान जो है वो चावल को कहा जाता है बच्चों, और चावल जो है उसकी खेती, उसके बीज नहीं डाले जाते बल्कि उसके छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं खेत के अंदर। तभी उनके कंठ से ऐसा लगता है जैसे संगीत जो है वो बज रहा है। संगीत मतलब गीत वो गाए जा रहे हैं, और उनके
से जो संगीत निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ जो स्वर है, कुछ जो संगीत है वो सीधा आसमान की ओर जा रहा है, मतलब स्वर्ग की ओर जा रहा है, और कुछ जो संगीत है वो धरती पे रहे जो लोग हैं उनके लिए धरती पर आ रहा है। और उसी संगीत से बच्चे जो हैं, जो खेल रहे थे खेतों के अंदर, पानी भरे खेतों के अंदर, वो झूम उठते हैं। और मेड़ पे बैठी हुई औरतें जो हैं उनके होंठ कांपने लगते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। और तो और जो हल चला रहे थे, क्योंकि खेत के अंदर हल चलाए जाते हैं खेती करते समय, तो ऐसा लगता था जो हलवाई हैं उनके अजीब से क्रम के अंदर पैर जो है एक ताल के अनुसार उठ रहा है, अर्थात वो भी संगीत में हो रहे हैं। और रोपनी करने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी की उंगलियां जो हैं एक अजीब से क्रम के अंदर, अर्थात संगीतमय क्रम के अंदर चल रही हैं। अब लेखक कहते हैं बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू, इस बात के तो हम कह नहीं सकते, अर्थात वो लोगों के मन के अंदर एक विशेष अलग प्रकार का जादू कर दिया करते थे। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों के टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। लेखक बोलते हैं कि अब वो जिस महीने की बात कर रहे हैं वो भी हिंदी मास का एक महीने का नाम है भादो। उसकी अंधेरी अर्थात अंधेरी रात है। अधरतिया मतलब जहाँ पर आधी रात हो रखी है उस समय की वो चर्चा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही घमासान वर्षा हुई है और वो अब खत्म हो चुकी है। बादलों की गरज जो है, साथ ही साथ बिजली की तड़प से शायद किसी को कुछ सुना ना हो, किंतु वर्षा रुकने के बाद जो है अब जो झिल्ली की झनकार है, ये सारे जो झिल्ली हो गए, दादुर हो गए, ये सारे आपके जो बारिश के बाद में जो जीव होते हैं उनकी आप बताया जा रहा है। झिल्ली झिंगूर होते हैं और दादुर जो है वो मेंढक होते हैं। उनकी आवाज़ के अंदर बाल गोविंद भगत के संगीत को दबाया नहीं जा सकता, अर्थात इनकी कितनी भी आवाज़ क्यों ना आए, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जो है वो इनके आवाज़ों से कहीं अधिक ऊंचा आ रहा था। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही थी और वे गा रहे थे। लेखक बोलते हैं कि उनकी खंजरी जो है वो डिमक डिमक बज रही थी, ठीक है, और वो गाने के लगे हुए थे। खंजरी जो है वो एक डपली जैसा एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। अब गा क्या रहे थे, उन पंक्तियों के बोल दिए हुए यहाँ पे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चुहुक उठे ना। अब हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चुहुक उठती है। अब जो पंक्ति है जो वो गा रहे थे उसका अर्थ भी यहाँ पे दिया गया है कि गोदी में पिया जो है वो गोदी में बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चमक जाती है जैसे ही बिजली की आवाज़ आती है, और साथ ही साथ चुहुक उठती है, डर सी जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका दे। अब लेखक बोलते हैं कि इतनी अंधेरी रात, बादल भी घने हैं, उसके अंदर ये गाना जो है वो गाना सुनकर अकस्मात कोई भी चौंक सकता है या कौंध सकता है, जैसे बिजली किसी को चौंका देती है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग ज़रा। अब लेखक कहते हैं कि अरे अब जो है गांव के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल निस्तब्धता है, मतलब बिना किसी रुकावट के सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जो है वो अभी भी जाग रहा है। बिल्कुल शांत वातावरण है और उसी शांत वातावरण के अंदर भगत जी का संगीत जाग रहा है और वो गीत गा रहे हैं। अब गीत के बोल बदल गए हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग ज़रा। अब वो ये गीत जो है वो गाने के लगे हुए हैं। तो बच्चों, आज हम बाल गोविंद भगत का
अध्ययन यहीं तक करेंगे। शेष जो बचा पाठ है उसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे।